17वीं शताब्दी के छोटे से तटरक्षक बल से लेकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी नौसेना बनने तक का सफर भारतीय नौसेना ने तय किया है। जी हाँ, लेकिन 2 सितंबर 2022 को इसी कड़ी में एक नए हिस्से को जोड़ा गया जिसे कहा गया आईएनएस विक्रांत। जी हाँ, 2 सितंबर 2022 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आईएनएस विक्रांत को नौसेना को समर्पित किया। बात करते हैं आईएनएस विक्रांत के नाम की। विक्रांत शब्द का अर्थ होता है बहादुर, जिसे कोई नहीं हरा सके। इस शब्द का उल्लेख भगवद गीता के पहले अध्याय के 6ठे श्लोक में मिलता है, जहां अर्जुन की या पांडवों की सेना के साथ में कुछ सैनिक हुआ करते जो इतने बहादुर थे जिनको कोई पराजित नहीं कर सकता। उनके नाम के लिए एक विक्रांत शब्द का प्रयोग किया था, इसीलिए इसका नाम आईएनएस विक्रांत, आईएनएस अर्थात इंडियन नेवल शिप विक्रांत, इसका नाम रखा गया है। इसके पहले भी हमारे पास एक विक्रांत हुआ करता था जिसको हमने ब्रिटेन से 1959 में खरीदा था और 1961 को उसमें हमने भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। उस समय उसका नाम एचएमएस हरक्यूलिस हुआ करता था। एचएमएस हरक्यूलिस ने 1971 के युद्ध में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वही आईएनएस विक्रांत था जिसने पाकिस्तान का पूरे तरीके से नक्शा पलट कर रख दिया था, और वहीं पर आईएनएस विक्रांत को बंगाल की खाड़ी में खड़ा रखा गया, जिसने सारे के सारी वायुसेना ने पूरे तरीके से पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया गया और पूर्वी पाकिस्तान को तोड़कर वहां एक देश की स्थापना कर दी गई और देश का नाम बांग्लादेश रखा। अब बात करते हैं कि आखिर दुनिया को क्यों युद्ध पोत वाहन की जरूरत पड़ती है। जितने भी फाइटर जेट होते हैं या जितने भी लड़ाकू विमान होते हैं, उनका आकार छोटा रखा जाता है ताकि वो दुश्मन देश के रडार में शामिल या हो सके ना उनकी नजरों में ना आ सके, इसलिए उनका आकार छोटा बना जाता है। छोटा बनाने के कारण उसके अंदर होने वाला फ्यूल टैंक को भी आकार में छोटा रहता है, और फ्यूल टैंक छोटा होगा तो वो एयरक्राफ्ट ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाते। लेकिन अगर समुद्र में कोई ऐसा बेस मिल जाए जहां पर वो आकर रुक सके और जहां से वो लॉन्चिंग कर सके या लैंड कर जगह के लिए, उस चीजों के लिए बनाया जाता है विमान पोत वाहक। वहीं भारत ने भी अपना दूसरा आईएनएस विक्रांत यहां पर बना दिया गया। इसके पहले विक्रांत हुआ करता था जिसको डिमोलिश कर दिया गया है। वहीं उससे बचने वाले लोहे को बजाज कंपनी को दे दिया गया, जिसे काफी मात्रा में लोहा निकला था। उस बजाज कंपनी ने उस लोहे से मिलाकर एक गाड़ी बनाई, इसका नाम रखा गया विक्रांत, और उन्होंने कहा कि इसके अंदर देश का लोहा है। चलिए अब बात करते हैं, भारत ऐसा करने वाला 7वां देश बन चुका है जिसने अपना खुद का स्वदेशी इंडिजीनियस विमान पोत वाहक आईएनएस विक्रांत बनाया है। इसके पहले अमेरिका जो सबसे आगे है, जिसके पास में 11 विमान पोत वाहक है, चाइना जिसके पास में 3 है, वहीं फ्रांस, ब्रिटेन, इटली। एशिया की बात करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा भारत। तो वहीं टोटल मिलाकर 6 देश ऐसे हैं जिसने 6 देश जो पहले बना चुके हैं। भारत ऐसा करने वाला 7वां देश बन चुका है। वहीं अगर हम आईएनएस विक्रांत के पेटेंट संख्या की बात करेंगे तो R11 पेटेंट संख्या है। आप ध्यान दीजिएगा कि जो 2 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी जी ने जब आईएनएस विक्रांत का इनॉग्रेशन किया था तो उनकी कैप के ऊपर R11 संख्या लिखी हुई थी। चलिए अब बात करते हैं आईएनएस विक्रांत की डिजाइनिंग की। ये विशालकाय आईएनएस विक्रांत टोटल 18 मंजिला तथा 2.5 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। ये इतना बड़ा है कि इसको दुश्मन की नजरों से नहीं बचा जा सकता, इसलिए इसकी स्वयं की सुरक्षा के लिए इसमें कुछ डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं। 32 फुल्ली गाइडेड मिसाइल लगाई गई है जो इसकी तरफ आने वाले हर छोटे मोटे हमले को ये रोक सकती है। वहीं AK-630 इसके अंदर मशीन गन सिस्टम लगाया गया है फुल्ली लोडेड, जो कि इसकी तरफ आने वाली हर मिसाइल को या हर छोटे मोटे जहाज को मारकर गिरा सकता है। अगर हम विक्रांत की टोटल लंबाई की बात करें तो 262 मीटर इसकी लंबाई है, वहीं 59 मीटर इसकी हाइट रखी गई है, और वहीं 62 मीटर इसकी जो टोटल चौड़ाई में रखा गया है। आईएनएस विक्रांत को बनाने में टोटल मिलाकर 45,000 टन वजन, तो आईएनएस विक्रांत का कुल वजन 45,000 टन है। पूरे एयरक्राफ्ट के ऊपर लगभग 30 लड़ाकू विमान तथा हेलीकॉप्टरों को स्थापित किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं आईएनएस विक्रांत के इंजन के बारे में। आईएनएस विक्रांत में 4 गैसीय टरबाइन इंजन लगाया गया है, जिससे लगभग 88 मेगावाट की बिजली जनरेट होती है। ये बिजली किसी भी राज्य की राजधानी की आधी कैपेसिटी बिजली उठाने में सक्षम मानी जाती है। वहीं आईएनएस विक्रांत की अगर हम टोटल क्षमता की बात करेंगे तो 1,10,000 हॉर्स पावर का इंजन इतनी पावर निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक साथ 1,10,000 घोड़े जितनी शक्ति देंगे उतना शक्ति अकेला हमारा आईएनएस विक्रांत देगा। इसकी टोटल सबसे हाईएस्ट स्पीड की अगर आप बात करेंगे तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आईएनएस विक्रांत भाग सकता है। ये काफी अच्छी बात है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके इंटीरियर की बात करेंगे तो आईएनएस विक्रांत को 1700 लोगों के रहने के लिए हिसाब से डिजाइन किया गया है,
और के हिसाब से कुल मिलाकर 2600 कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। आईएनएस विक्रांत के अंदर एक मॉडल किचन भी स्थापित किया गया है जहां पर हर घंटे लगभग 3000 रोटियां बनाई जा सकती हैं। वहीं 16 बेडेड एक हॉस्पिटल भी बनाया गया है, उसके अंदर एक एमआरआई मशीन को भी रखा गया है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि चलता फिरता शहर है जिसमें इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं सब तरीके से स्थापित की गई है। अब बात करते हैं कि इस आईएनएस विक्रांत को बनने में टोटल कितना खर्चा आया। तो आईएनएस विक्रांत को बनने में कुल मिलाकर 20,000 करोड़ की लागत से मिलकर बनाया गया। आईएनएस विक्रांत के बनने की शुरुआत 2009 में की गई थी। वहीं 13 सालों के लंबे अंतराल के बाद में 2022 में फाइनली आईएनएस विक्रांत को तैयार कर दिया गया। टोटल मिलाकर मैंने अभी आपको बताया कि टोटल मिलाकर 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया था। अब बात करते हैं आईएनएस विक्रांत के बनने वाले स्टील के बारे में। आईएनएस विक्रांत में जिस प्रकार के स्टील का कि दुनिया के सभी विमान पोतवाहक में जितने भी स्टील बनते हैं उसका नाम होता है वॉरशिप ग्रेड स्टील। वॉरशिप ग्रेड स्टील को हम पूरे तरीके से रशिया पर डिपेंडेंट हुआ करते थे, लेकिन रशिया ने हमको स्टील देने से मना कर दिया गया, जिसके कारण 2 सालों तक विक्रांत का कार्य पूरे तरीके से ठप पड़ गया था। आगे चलकर हमारे ही देश संस्था, जी हाँ, सेल्फ मेड बने, हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमने कदम बढ़ाया और देश की संस्था डीआरडीओ तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दोनों ने साथ में मिलकर काम किया। वहीं मिलकर उन्होंने ये जो स्टील है इसको बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरे आईएनएस विक्रांत में जितना भी लोहा लगाया गया है वो भारत के द्वारा ही बनाया गया है, इसलिए इसको इंडिजीनियस कहा जाता है। इंडिजिनस वो जो हमारे ही द्वारा बनाई गई हो, इसलिए उसको इंडिजिनस आईएनएस विक्रांत कहा गया। आईएनएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप। साथ ही भारत के पास में आईएनएस विक्रांत के साथ साथ को मिलाकर अगर बात की जाए तो हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट हो चुके हैं। इसके पहले हम आईएनएस विक्रमादित्य जिसको हमने यूक्रेन से खरीदा था, अभी हमारे पास में, और दूसरा आईएनएस विक्रांत चुका है। चलिए अब बात करते हैं दुनिया के पर्सपेक्टिव में भारतीय नौसेना के बारे में। तो भारतीय नौसेना का दुनिया के पर्सपेक्टिव में चौथा स्थान है, जिसमें सबसे पहले अमेरिका, दूसरे नंबर पे आती है चीन की नौसेना, तीसरे पे आती है रशिया की नौसेना और चौथे नंबर पे भारतीय नौसेना के बारे में वर्णन किया गया, अर्थात चौथे पे भारतीय नौसेना आती है। दुनिया की बात करेंगे तो हमारा चौथा स्थान है। चलिए अब काफी लोगों को लगता होगा कि भारत में नौसेना की शुरुआत अंग्रेजों ने कर दी थी। ऐसा नहीं है। आज बात करते हैं हम इसके इतिहास के बारे में। भारतीय नौसेना का इतिहास हमको पहली शताब्दी से देखने को मिलता है। उसके भी पहले अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में गुजरात में लोथल मिला है। लोथल एक बंदरगाह को कहा जाता था। वहीं हमको मेसोपोटामिया की कुछ मुद्रा मिली है। इसका अर्थ यह है, मतलब यह है कि ईरान में पड़ने वाली जो मेसोपोटामिया की सभ्यता हुआ करती थी, हम उससे व्यापार किया करते थे और मेसोपोटामिया तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग हुआ करता था। इसका मतलब यह है कि उस समय भी भारतीय लोग नावों के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी रखते थे। इसी तरह का हम व्यापार किया करते थे। आगे चलकर पहली शताब्दी में आंध्र सातवाहन वंश का शासन आया। आंध्र सातवाहन वंश में एक व्यक्ति आए, एक राजा आए थे जिसका नाम था विशिष्टपुत्र पुलवामी। उनके समय पर एक सिक्का प्राप्त हुआ है। उस सिक्के पर नौका इनका फोटो मिला है। इसका मतलब ये है कि उस समय के लोग भी नौका या नौसेना को जाना करते थे। आगे चलकर 9वीं 10वीं शताब्दी में भारत पर चोल वंश का शासन था। चोल वंश के संस्थापक एक प्रमुख राजा जिनका नाम था राजेंद्र चोल प्रथम का हमारा चीनी सेना के साथ में बड़ा अच्छा व्यापार हुआ करता था, जिस वजह से इंडोनेशिया को काफी खफा होता था। इंडोनेशिया के इस बर्ताव को लेकर दोनों के बीच में युद्ध हुआ। भारत तथा इंडोनेशिया के बीच में युद्ध हो गया। उस युद्ध में नौसेना के राजेंद्र प्रथम ने अपनी नौसेना तैयार करी और जाकर हमला कर दिया इंडोनेशिया पर और हमने उस पर विजय प्राप्त करी थी। फिर आगे अगर बात करेंगे तो सबसे मेन भारत में नौसेना का जनक हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है, जहां उनकी नौसेना में लगभग 5000 सैनिक तथा 60 लड़ाकू जहाज तथा 60 लड़ाकू जो शिप है वो शामिल हुआ करते थे। इसलिए भारत में नौसेना का जनक हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें, इन्होंने 40 सालों तक इस नौसेना की स्थापना करी और आने वाली विदेशी कंपनियों को और भारत में अंग्रेजों को पूरे तरीके से परेशान करके रख दिया। बाद में अंग्रेजों ने इसमें इंटरफेयर किया और बनाई रॉयल इंडियन नेवी। लेकिन जब हम आजाद हो गए तो 1947 में माफ कीजिएगा, हमने नाम रखा गया इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना नाम रखा गया। वहीं शिवाजी से ही प्रेरित होकर हमने 2 सितंबर 2022 को हमारा नौसेना का नया ध्वज स्थापित किया है। जी हाँ, 2 सितंबर 2022 को एक परिवर्तन और किया गया है।
भारत के पास जो पहले नौसेना का ध्वज हुआ करता था उसमें क्रॉस का साइन हुआ करता था। वो क्रॉस के साइन के एक कॉर्नर पर तिरंगा और क्रॉस का साइन हुआ करता था। वो क्रॉस का जो साइन है वो हमारी गुलामी की निशानी हुआ करता था। आगे चलकर 2002 में हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इस क्रॉस को हटा दिया गया। लेकिन 2004 में पुनः कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस सरकार ने पुनः उस क्रॉस को झंडे में जोड़ दिया गया। बाद में 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो उसी क्रॉस के बीचों बीच में सत्यमेव जयते लिखवाया गया। लेकिन 2 सितंबर 2022 को नया नौसेना का ध्वज रखा गया जिसके अंदर शिवाजी के द्वारा बनाया गया जो अष्टकोण है, अष्टकोण का अर्थ होता है 8 दिशाओं में। तो एक कॉर्नर पर तिरंगे को लगाया गया, बीच में रखा गया अष्टकोण को, अष्टकोण के बीचों बीच में, अष्टकोण के बीचों बीच में हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया। नीचे एक हुक लगाया गया और हुक में इस पूरे तरीके से डिजाइन किया गया ध्वज को नौसेना को समर्पित कर दिया गया, जिसके नीचे नौसेना का आदर्श वाक्य शम नो वरुण, वरुण अर्थात समुद्र के देवता है, पानी के देवता को माना गया है, तो वहां से स्थापित हुआ इसी तरीके से ना। तो 2 सितंबर को नौसेना का नया 2 सितंबर 2022 को नौसेना का नया ध्वज भी जो कि गुलामियों की बेड़ी से हटकर हमने इसको स्थापित किया है। ध्वज से हम ये बता सकते हैं कि भारत अब गुलामों की मानसिकता से आगे निकल चुका है। अब थोड़ा आगे बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। भारत के पास में वर्तमान में 2 विमान पोतवाहक है, जिसमें एक INS विक्रांत जिसके बारे में चर्चा कर चुके हैं और दूसरा INS विक्रमादित्य जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको कि हमने इसको यूक्रेन से खरीदा था। अब बात करते हैं भारत को एक और विमान पोतवाहक की आवश्यकता है, क्योंकि भारत की जो समुद्री सीमा है वो 7516.5 किलोमीटर की है और भारत सब तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन, तो दोनों तरफ आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आप कहेंगे अगर 2 तरफ आवश्यकता है तो 2 तरफ है, लेकिन जब एक बार जो ये हमारा विमान पोतवाहक है जब ये रिपेयरमेंट के लिए जाता है, जब रिपेयर होने जाता है तो उसको पूरे रिपेयर होने के लिए 6 महीने का समय लगता है। उस समय हमारी एक वैकेंसी खाली हो जाती है, उस जगह को फिलअप करने के लिए एक विमान पोतवाहक की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भारत को अभी भी एक विमान पोतवाहक की आवश्यकता चाहिए। लेकिन इससे अगर कम खर्चा किया जाए और छोटी छोटी जगहों पर कुछ आइलैंड्स बना दिए जाए, वरना विमान पोतवाहक बनने में, जैसे मैंने आपको अभी बताया, INS विक्रांत को बनने में 20,000 करोड़ रुपए खर्च आया है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा रिस्क भी है। अगर किसी एक सेना की या किसी भी दूसरे देश की मिसाइल अगर INS विक्रांत को लग जाती है तो इस पर काफी नुकसान हो सकता है। लेकिन वही अगर आप एक किसी छोटे जगह आइलैंड बनाकर एक एयरक्राफ्ट बेस बना देंगे तो वहीं से हम किसी जगह पर आकर किसी जगह उतर सकते हैं। खैर, विक्रांत का काम विक्रांत करेगा और ये जो एरिया का काम है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटी हवाई पट्टी किसी न किसी आइलैंड को होनी चाहिए, उसका काम अलग है। लेकिन अगर हम ये बना सकेंगे तो हम दोनों, विक्रांत को छुट्टा छोड़ दीजिए, विक्रांत घूमता रहेगा और हमारे छोटे छोटे अंडमान निकोबार के बाजू में आइलैंड है वहां बेस बना सकते हैं। लक्षद्वीप में, तो लक्षद्वीप में बेस होगा तो हम अरब सागर पर निगरानी कर सकते हैं। अंडमान पर होगा तो हम बंगाल खाड़ी पर और साथ ही साथ हम हिंद महासागर पर भी हमारी नजर रख सकते हैं। तो इसीलिए हमको शिप के साथ साथ, विमान पोतवाहक के साथ साथ में हमको इन छोटे छोटे आइलैंड पर भी ध्यान देना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।